नमस्कार, मेरा नाम है लोकेश सिंह तंवर और आज हमारे बीच में मौजूद है नागदा के युवा हर्षद चतुर्वेदी, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत है, जो जिनका पहले सिलेक्शन हुआ था और अभी वो अपने ट्रेनिंग पूरी करके वापस लौटे। नगर के यूथ भी इन्हीं की तरह आगे बढ़े, इसके लिए आज हम हर्षद चतुर्वेदी से जानेंगे कैसे उनकी यात्रा रही और आगे का सफर कैसे रहा। हर्षद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस इंटरव्यू का। धन्यवाद लोकेश भैया। मैंने देखा था कि आपने जो मेरे सिलेक्शन के बाद भी इंटरव्यू लिया था और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हमारे नागदा के जो युवा है उन्हें जरूर उसको देखा होगा, थोड़ी सी प्रेरणा भी मिली होगी, तो मेरे लिए वो बहुत है, क्योंकि मुझे पता है कि वो आगे जाके इस लक्ष्य को जो भी वो चाह रहे हैं वो जरूर प्राप्त करेंगे। हर्षद, देखा ही जाता है कि यूथ तीन चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज के अंदर रहते हैं, तो उन्हें इंडियन नेवी, कोस्ट गार्ड और मर्चेंट नेवी, इन तीनों ही चीज को कहीं ना कहीं युवा एक जैसे ही समझता है और कंफ्यूज रहता है। तो इन तीनों चीजों के अंदर क्या बेसिक डिफरेंस होता है? क्योंकि मेरा सवाल बहुत अच्छा है बेसिकली, क्योंकि एक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी की लाइफ को कंपेयर नहीं कर सकते, बहुत डिफरेंट लाइफ है। क्योंकि अगर मर्चेंट नेवी की शिप देखें तो उनकी लेंथ भी बड़ी होती है और ऑफिसर्स और जो सेलर्स होते हैं उनकी संख्या बहुत कम है। जैसे अगर एक मर्चेंट नेवी का शिप है तो उसमें 20 टोटल ऑफिसर्स और सेलर्स होते हैं, पर वहीं इंडियन नेवी की शिप है तो उसमें 200-300 बेसिक जो स्ट्रेंथ है वो हो सकती है। और जो बेसिक डिफरेंस अपन माने तो मर्चेंट नेवी का काम जो है वो केवल कार्गो ट्रांसपोर्ट करना होता है, पर वहीं जो इंडियन नेवी की जो शिप्स हैं या इंडियन नेवी का जो मेजर काम है वो एक डिफेंस फोर्स है, वो एक वॉर फोर्स है। वो भारत देश की रक्षा के लिए वहां सीमा पे तैनात रहती है, ताकि अगर कोई भी हानि, कोई जो पड़ोसी देश है हमारे, जो वास्तविकता में अभी थोड़ी सी तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उनसे बचाने का काम इंडियन नेवी करती है। तो बेसिकली अगर एक मेजर डिफरेंस देखा जाए तो मर्चेंट नेवी और इंडियन नेवी की शिप्स में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, वो होता है गनरी का। उनके पास बंदूकें, मिसाइल्स और बाकी चीजें नहीं होती जो हमारी शिप्स पे होती। तो बेसिकली मुझे लगता है कि बहुत मेजर डिफरेंस है। और वहीं इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें तो जो मर्चेंट ट्रैफिक है, जो मर्चेंट नेवी है, जो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये कोई इलीगल ट्रेडिंग ना हो, क्योंकि आजकल व्यापार देखने में आता है। अभी रिसेंटली 3 से 4 दिन पहले इंडियन कोस्ट गार्ड ने 21,000 करोड़ रुपए का एक ड्रग सप्लाई जो हो रहा था, मेटाफिन करके उस ड्रग का नाम है, वो पकड़ा है। वो इंडिया का सबसे बड़ा इलीगल ड्रग सप्लाई होने वाला था। तो बेसिकली वो डिफरेंस है। तो कोस्ट गार्ड के कुछ चार्टर्स और भी है, जैसे हम डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के साथ काम करते हैं, ताकि हमारे जो फिशरमैन है वो दूसरी उधर ना पहुंच जाए, दूसरी बाउंड्रीज में ना पहुंच जाए। उसके बाद हम कस्टम्स के साथ काम करते हैं, इलीगल ट्रेडिंग रोकना। फिर कोस्टल सिक्योरिटी हमारा काम है, और अभी अभी जो रिसेंटली ऐड हो रहा है मैरीटाइम सिक्योरिटी, वो भी हमारे ही काम है अभी, तो उनका बचाव करना, वो सारी चीजें करना। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये बेसिक डिफरेंसेस है जो हमको समझने होंगे इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन नेवी और मर्चेंट नेवी। हर्षद, कई बार ये देखा जाता है कि अगर युवा से ये पूछा जाता है कि आपको डिफेंस सेक्टर के अंदर जाना है तो क्या एक एम है, तो युवा ये जरूर बताते हैं कि हम वर्दी के लिए बहुत ज्यादा शौकीन है, कि वर्दी पहनना हमें अच्छा लगता है। तो जो आपकी जो प्रोफाइल है, इसमें कौन कौन सी वर्दियां होती है? बेसिकली देखा जाए तो जो इंडियन नेवी की वर्दी है, इंडियन कोस्ट गार्ड की वर्दी, उसमें एक व्हाइट यूनिफॉर्म जो होती है वो तो आपने मेन देखी होगी, बहुत सारे आजकल तो रील स्टेटस में लोग यही देखते हैं खाली। तो एक जो व्हाइट यूनिफॉर्म है हमारी, वो हमारी मेन यूनिफॉर्म है। उसके बाद जो मैंने पहन रखी कैमोस, तो ये भी हमारी एक यूनिफॉर्म है जिसको हम मोस्टली फ्राइडेज को पहनते हैं। उसके बाद जो हमारी दूसरी यूनिफॉर्म्स होती है वो डिनर के टाइम अलग होती है। और बेसिकली ये 2-3 ही वर्दियां हैं जो हम मेन तरह पहनते हैं। अब हम शिप में रहेंगे तो बेसिकली कभी कभार ऐसा होता है शिप में थोड़ा वॉशिंग वगैरह का इशू हो जाता है, तो शिप में हम डांगरीज पहनते हैं, उसमें हमारे रैंक्स वगैरह लगाते हैं, ये हो जाती है। उसके बाद पीटी ड्रेस हमारी अलग होती है। तो बेसिकली देखा जाए मेन यूनिफॉर्म एक ये वाली होती है, एक व्हाइट वाली होती है, जो मेनली हम पहनते हैं हमारी शिप्स में या किसी ऑफिशियल टाइम में। ऑफिस में हम व्हाइट वाली यूनिफॉर्म मेजरली पहनते हैं। ट्रेनिंग का क्या शेड्यूल रहता था, कैसा पूरा दिन बीतता था? क्योंकि मैं ट्रेनिंग का देखा जाए तो ट्रेनिंग का एक ऐसा शेड्यूल है, क्योंकि जो इंडियन नेवल एकेडमी है वो एशिया की सबसे बड़ी एकेडमी है, तो उसका काम भी वही है कि वैसे वो ट्रेन जो उनके कैडेट्स हैं उनको वो वैसे अफसर में कन्वर्ट करा जाए। तो ट्रेनिंग बहुत टफ होती थी। सुबह 4 बजे दिन शुरू होता था और वो दिन खत्म भी हो या नहीं हो ये पता नहीं होता था। बेसिकली किसी दिन 12 बजे रात में हो रहा है, किसी दिन 1 बजे हो रहा है। तो सुबह उठ के जो 4 बजे हम उठते थे, हमारा डेली शेड्यूल वगैरह करके, फिर हमारी जो स्क्वाड्रन होती है हम वहाँ पीटी करते थे। उसके बाद 6 बजे से ऑफिशियल पीटी चालू होती थी, 6 से 7:30 तक। फिर ऑफिशियल पीटी वगैरह करके हम वापस आते थे। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट टाइमिंग होता था 8 से पौने 9 बजे तक। वहां से हम जो ब्रेकफास्ट करके फिर हमारी क्लासेस शेड्यूल होती थी 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो 9 से 2 हमारे क्लासेस करते थे, फिर हम आते थे, फिर 12 मतलब 2:15 से लेकर 2:45 तक हमारा लंच होता था। उसके बाद 3:30 बजे से शाम का जो इवेंट होता था उसमें आपकी पीटी हो सकती है, उसका स्विमिंग हो सकता है, उसमें आपका इवेंट स्पोर्ट्स हो सकते हैं, कोई भी गेम होता था वो होता था। फिर 5-5:30 बजे हम वहां से आते थे। उसके बाद चेंजेस वगैरह करके 6:30 से 7:30 हमारा डिनर शेड्यूल होता था। 6:30 से 7:30 डिनर करने के बाद 8 बजे से स्टडी पीरियड होता है। तो स्टडी पीरियड 10-10:30 बजे तक ऑफिशियली चलता है। फिर बेसिकली अब पढ़ना तो होता ही है आपका काम, तो 10-10:30 से एक्सटेंड होकर 11-12 हो जाता था। फिर कल की तैयारी करते करते 1-1:30 बजना बहुत नॉर्मल हो चुका था वहां पे।
तो ये होता है कि ट्रेनिंग पीरियड में वो आपको हर तरीके से सख्त बनाते हैं, मेंटली, फिजिकली, और जितनी तरीके से आपको एक ऑफिसर में कन्वर्ट होना होता है, एक बेसिकली एक जेंटलमैन कैडेट्स ऑफिसर में जो कन्वर्ट होने की जो बेसिक क्वालिटीज एमिनिटीज चाहिए वो सारी फुलफिल करने के लिए ये डेली शेड्यूल को फॉलो करना बहुत टफ होता था। उसके बाद यही सेम रूटीन थोड़ा सा ऊपर नीचे करके अपन बेसिकली देखे तो यही अभी जो लास्ट 5 मंथ्स मैंने शिप पे बिताए मेरे, वो भी लगभग सेम शेड्यूल रहता था। ऐसा ही कुछ शेड्यूल रहा है मेरा। एक बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता था, और इसी बीच किस प्रकार से आगे की पढ़ाई के लिए समय मिल पाता था या नहीं मिल पाता है, या फिर अब मिल पाएगा? लोकेंद्र, अभी तक तो आगे की पढ़ाई का शेड्यूल नहीं मिला क्योंकि हमारे खुद के सब्जेक्ट्स वहाँ इतने होते थे, वेराइटीज ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद हमको उनकी नॉलेज लेना, क्योंकि आगे जाके हमको भी शिप चलाना है, ऑपरेट करना है, सारी चीजें होती थी। तो उसको लेके मतलब तब बाहर की पढ़ाई का टाइम नहीं मिला, पर अब जैसे अगर मैं करना चाहता हूँ तो अब से जाके मेरे को मेरी पर्सनल पढ़ाई का एक सेल्फ टाइम मिलेगा जिसमें मैं खुद पढ़ सकता हूँ। और क्या बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे अगर मेरा कोई टेक्निकल, जैसे मैं जनरल ड्यूटी वाला हूँ तो मैं एक्स ऑफिसर हूँ, अगर मेरा ही साथी कोई है जैसे वो टेक्निकल वाला है जिसने इंजीनियरिंग करी है, तो वो आगे पढ़ के अगर वो अपने सब कोर्सेज में अच्छा करता है तो उसको आईआईटी से एमटेक करने को मिलता है, जो शायद तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऊपर के 2-3 जो रैंक्स में होंगे उनको आईआईटी से एमटेक करने को मिलेगा। तो पढ़ने के बहुत ऑप्शंस है। मुझे भी अगर मैं लॉजिस्टिक्स सॉफ्टवेयर करता हूँ तो मुझे हो सकता है आईआईएम से एमबीए करने को मिले। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बहुत वाइड वैरायटी है। आपको डिस्टेंस लर्निंग से हर सारी वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करने को मिलती है जो आप करना चाहते हैं। तो बहुत एम्पल टाइम है, बस शेड्यूल आपका है, टाइम आपका है, और उस टाइम में से थोड़ा सा टाइम आपको अपने लिए निकालना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि आपने बताया कि आगे जाके मुझे भी शिप चलवानी है, तो एक असिस्टेंट कमांडेंट का मुख्य काम क्या होता है, और इसके अलावा भी और कौन कौन से काम करने होते हैं एक असिस्टेंट कमांडेंट को? तो लोकेंद्र, जैसे असिस्टेंट कमांडेंट से हमारी रैंक शुरू होती है। तो बेसिकली जब भी अभी तो ट्रेनिंग पीरियड पे था मैं, तो आगे जो भी मेरे को मेरा जो ब्रांच मिलेगी, हो सकता है नेविगेशन हो सकता है सर्विलांस हो सकता है गनरी, जो भी मेरे को पोस्ट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना होगा। अगर नेविगेशन मिलता है तो कहाँ से कहाँ जाएंगे उसका रास्ता बनाना मेरा काम होता है, और किस जगह कैसे पहुंचेंगे, कितने टाइम स्पैन में पहुंचेंगे, वो हमारा काम है। उसके बाद देखा जाए तो गनरी वाला है, तो सारी गन्स जितनी हैं वो हमारे पास पूरी अवेलेबिलिटी है कि नहीं, पूरे अम्यूनिशन है कि नहीं, वो उसका काम होता है। चलवाना, किस टाइम चलवाएगा, वो उसका काम है। फिर बेसिकली इंडियन नेवी, तो उसमें एक होता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर करके, वो अलग ब्रांच है। तो डिवाइडेड ब्रांच होती है। तो एक एक्स ऑफिसर जो जीडी ऑफिसर है उसका काम यही है कि उसको जो भी अलॉट हुई हुई पोस्ट होती है वो उस पर काम करेगा, और फिर आज से 4-5-6 साल बाद उसको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है कि आप नेविगेशन ही करोगे। तो फिर वहां से तय हो जाता है कि इसको उनको नेविगेशन ही करना है, उनको यही करना है, उनको आपका सबमरीन वॉरफेयर ही लेना है, उनको आपका गनरी लेना है, तो ये वाला हो जाता है। वहीं टेक्निकल वालों को देखा जाए तो उनकी एक अलॉटेड ब्रांच है। अगर किसी ने इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग करी है तो उसको इलेक्ट्रिकल अफसर बना देते हैं असिस्टेंट कमांडेंट पे ही। तो वो पूरी जो शिप की इलेक्ट्रिकल जितनी भी जो यूजनेस है वो देखेगा। उसके बाद वहीं मैकेनिकल हो जाता है तो मैकेनिकल ब्रांच अलग हो जाती है। तो इंजीनियरिंग वाले अपने पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट होता है उसको हैंडल करते हैं। जैसे कि अभी आपकी वर्दी के ऊपर एक 1 स्टार लगा हुआ है, तो ये आगे कहाँ तक पहुंचने की संभावना रहती है और कैसे कैसे प्रमोशन होते हैं? तो अगर अभी 1 स्टार है तो ये स्टार तो एक ही रहेगा, पर जो ये अपन बोल सकते हैं कि जो लाइन है ये गोल्डन कलर की, ये इंक्रीज होती चलेगी। तो अभी मैं असिस्टेंट कमांडेंट हूँ, 1 साल बाद ये जो सिंगल लाइन है ये 2 हो जाएंगी। उसके बाद असिस्टेंट से डेप्यूटी कमांडेंट बनते हैं हम लोग। अभी से 5 साल के स्पैन में मैं डेप्यूटी कमांडेंट हो जाऊंगा। फिर उसके बाद 5 साल में कमांडेंट जूनियर ग्रेड होता है, तो यही बढ़ती रहेगी लाइनें। उसके बाद कमांडेंट सीनियर ग्रेड, फिर उसके बाद कहीं 17, 18, 19 साल में जाके हम में से लोग डीआईजी बनेंगे जी। फिर 22-25 साल की जो एज हो जाएगी उसमें आईजी बनेंगे। और अगर सबका आशीर्वाद रहा और ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि जो प्रमुख रैंक जो है जिसको डायरेक्टर जनरल बोलते हैं, हो सकता है क्योंकि मैं मेरे कोर्स में सबसे यंगेस्ट हूँ तो हो सकता है कि मुझे वहां भी पहुंचने का मौका मिले, जो डायरेक्टर जनरल सबसे हाईएस्ट पोस्ट है। तो ऐसा बढ़ता रहता है। तो स्टार तो एक ही रहता है, बाकी जो रैंक्स है तो स्ट्राइप्स बोलते हैं हम इसको, तो ये स्ट्राइप्स इंक्रीज होती रहती है विद टाइम जो हमारा प्रमोशन होता है। अच्छा, और क्या क्या सुविधाएं मिलती है एक असिस्टेंट कमांडेंट को? असिस्टेंट कमांडेंट को सारी सुविधाएं होती है, जैसे बेसिक जो एमिनिटीज हमारे रहने के लिए अकोमोडेशन होता है हमारे लिए, हमको मेडिकल फैसिलिटी जो एमएच होता है मिलिट्री हॉस्पिटल वहाँ मिलती है, हमको कैंटीन कार्ड मिलते हैं हमारे लिए, और जो बेसिक अलावेंस है अगर हम कहीं ट्रैवल करते हैं तो बेसिक अलावेंस मिलता है, फ्लाइट्स के अलावेंसेस मिलते हैं। अगर हम किसी टेम्पररी ड्यूटी पे जा रहे होते हैं तो वहाँ जाने का खर्चा, रहने का खर्चा सारा दिया जाता है। आपकी फैमिली का ध्यान भी, जैसे कई बार क्या होता है जब हम लंबी सेलिंग पे निकल गए तो उसके बाद हमारी फैमिली का भी ध्यान रखता है। तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके पीछे भी आपकी फैमिली का ध्यान रखता है बेसिकली। और ये सारी डिफेंस फोर्स की हर यूनिट में सेम होता है क्योंकि हमारे ही लोग होते हैं। फिर वहाँ ऐसा बाइफर्केशन नहीं है नेवी से कोस्ट गार्ड से, वो सारा एक डिफेंस परिवार है, वो एक यूनिटी है, तो वो सारे एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। तो ये सारी बेसिक फैसिलिटीज है जो एक आम इंसान को चाहिए अपनी जिंदगी अच्छे से चलाने की, वो सारी जो जरूरत है वो वहाँ मिल ही जाती है।
यूथ को घूमने का भी बहुत शौक होता है, ट्रेवलिंग का भी बहुत शौक होता है। जॉब में आने के बाद में आप कहाँ कहाँ पे घूम लिए? लेकिन भाई अगर ऐसी बात करें तो मुझे लगता है कि शायद इतनी कम एज में मैं अभी तक 4 कंट्रीज घूम चुका हूँ। अच्छा। और उसके बाद मैंने इंडिया के मेजर पोर्ट्स भी देख लिए, जैसे जिसमें विशाखापट्टनम होता है, चेन्नई होता है, पोर्ट ब्लेयर हो जाएगा। और हम लोग लकीली हम लोग लक्षद्वीप भी चले गए, तो दोनों आइलैंड्स अंडमान निकोबार वो लक्षद्वीप भी हो गया। उसके बाद मुंबई घूम लिए, गोवा घूम लिए, पोरबंदर घूम लिए। तो मेजरली जो पोर्ट्स हैं हो गए। तो ये तो इंडिया हो गया। अब देखा जाए फॉरेन पोर्ट्स की बात, तो फॉरेन पोर्ट्स में हम लोग यूएई चले गए थे, उसके बाद हम ओमान चले गए थे, उसके बाद हमारा प्लान था सऊदी अरब का, वहां चले गए थे, उसके बाद हम लोग ईरान चले गए थे। तो ये 4 कंट्रीज में लास्ट 4 से 5 महीने में घूम चुका हूँ। और आने वाले समय में देखा जाएगा तो मुझे लगता है कि एक आध साल में मैं 4-5 कंट्री और घूम लूंगा अगर ऐसा है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। उसके बाद सबसे अच्छी बात ये होती है कि जिस भी पोर्ट पे हम जाते हैं, पर्पस कुछ भी हो सकता है, पर वहां जाने का हमको थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है जिसमें हम वो कम जो पर्टिकुलर कंट्री है जहां हम रुके हुए वो एक्सपोज कर पाए, वो घूम पाए कि भाई क्या क्या चीजें देखने लगे। और एक जो इंडियन एम्बेसी की खास बात है, जैसे हम लोग वहां पहुंचते हैं तो इंडियन एम्बेसी एक पर्टिकुलर जो ऑफिसर होता है उसको $25 पर डे और एक सेलर को $16 पर डे का खर्चा करने को पैसा देती है, जो अपार्ट फ्रॉम सैलरी, उसका सैलरी से कोई संबंध नहीं, वो बस आपकी जो घूमने के पर्पस है उस पर्पस से आपको दिया जाता है। जितने दिन का आपका स्टे होता है उतने दिन का दिया जाएगा अकाउंटेबिलिटी से। एक देखा जाता है कि वास्तविक जीवन और एक शिप पे जो हम जो रहते हैं वो जीवन बहुत ही अलग रहता है। तो क्या एक तो एडवांटेज रहते हैं और साथ ही साथ क्या चैलेंज का भी सामना करना पड़ता है? देखा जाए सी लाइफ देखने में तो बहुत आसान लगती है पर बहुत टफ लाइफ भी है, क्योंकि आपको पता नहीं कि सी स्टेट कैसा है। सी स्टेट ज्यादा रफ हो जाता है तो आप मानेंगे नहीं कि खाना खाने में बहुत तकलीफ आती है, खा ही नहीं सकते हो आप। ऐसा भी हमारे साथ लिटरली ये सिचुएशन में, हम मानसून में सेलिंग कर रहे थे, सी स्टेट बहुत रफ था। मेरे लगभग जो मेरे कोर्समेट्स थे उन्होंने लगभग ने बहुत सारों ने उल्टी, हमारी होता है बेसिकली शुरू में जाएंगे आप खाना खाएंगे नहीं होता है, क्योंकि शिप इतना हिलता है मानसून स्टेट में कि बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर एडवांटेजेस भी बहुत सारे होते हैं। आपको सीनिक ब्यूटी जो आप केवल मोबाइल में कैप्चर करते हो या फिर रील मिलता है कहीं मिलता है, वो सीनिक ब्यूटी हमको बहुत लाइवली देखने को मिलती है। आसपास पानी, बहुत सारे दूसरे शिप्स देखने को मिलते हैं। उसके सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका फोन बंद हो जाता है तो आप एक पर्सनल लाइफ एंजॉय करने को मिलता है। आपका फोन बंद है, कोई नेटवर्क नहीं है, तो आप लिटरली जो ब्यूटी होती है, जो अपना टाइम है वो एंजॉय कर पाते हो, सबसे बड़ा। अब डिसएडवांटेज में ऐसा कोई खास डिसएडवांटेज तो है नहीं, बस यही है कि थोड़ा खाना खाने में कभी इशू हो सकता है, ज्यादा सी स्टेट है तो नींद नहीं आती है, बेसिक यही 2 डिफिकल्टीज है, बाकी सारे एडवांटेजेस ही देखे जाते हैं सी लाइफ में हमको। अच्छा, आपने 2023 के अंदर क्लियर करा था और अभी इन दिनों वापस असिस्टेंट कमांडर का नोटिफिकेशन निकला हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं और कॉम्पिटिशन भी बढ़ रहा है, तो क्या यूथ को सलाह देना चाहते हैं कि अब कैसे रणनीति बनानी चाहिए? बेसिकली देखा जाए जब मैंने एनरोल किया था और जब मैं अकेडमी पहुंचा था तब असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती 2 बार निकलती थी साल में जी। तो उसकी आधी वैकेंसी हो जाती थी। अब से ये होने लगा कि साल में 1 बार निकलेगी और वो टोटल ट्रेनिंग पीरियड 1 साल का हो गया। मेरे टाइम 6 महीने का था, अब वो भी इंक्रीज हो गया। तो मुझे लगता है बेसिक जो नीड्स है, सबसे पहले तो उससे अपनी फिजिकल फिटनेस पे ध्यान देना होगा, क्योंकि 1 साल इंडियन नेवल एकेडमी में निकालना मतलब लिटरली बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि सारा आपका फिजिकल स्टैमिना, मेंटल स्टैमिना उस लेवल का होना चाहिए। उसके बाद आप आज के एग्जाम्स देखोगे तो एग्जाम का लेवल भी टफ हो गया है, क्योंकि हर कोई चाह रहा है कि वो एक डिफेंस फोर्स जो एक अपन बोलते हैं ना कि एक प्रायोरिटी बेसिस पे रख के जो भी कैडेट है या फिर जो भी उसकी तैयारी कर रहा है वो उसको तैयारी करता है। वो टाइम स्पैन कितना भी लगता है, मैंने लिटरली लोगों को देखा है वो 30 अटेम्प्ट तक तैयारी करते हैं, क्योंकि उनमें यूनिफॉर्म का जज्बा होता है, उनको पहनना होता है वो वर्दी, तो ऐसा होता है। उसके बाद देखा जाए तो कंपटीशन आपने बोला जैसे बढ़ ही गया है, तो मुझे लगता है कि हमारे लोगों को बेसिकली छोटे टाउन में रह के हमको ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है। हमको जितने हमारे गुरु हैं आसपास, जितने लोग हैं जिनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं उनसे गाइडेंस लेना चाहिए और रिटर्न एग्जाम की बेसिकली तैयारी करनी चाहिए। उसके बाद एक होता है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू, SSB, तो उसमें टफ होता है, हर स्टेज निकालना बहुत टफ है। उसमें वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है, तो मुझे लगता है कि उसमें हमको ऐसा कुछ ज्यादा खास नहीं दिखाना होता है। आप जो नेचुरल हो, आप में अफसरदारी क्वालिटी है, वही वहां पे प्रस्तुत करनी होती है। क्योंकि हम लोग ऐसा करते हैं कि आज की दुनिया में बहुत चल गया है कि हम कोचिंग जाएंगे, कोचिंग का थोड़ा सा मेकअप लगा देंगे, उस मेकअप को हम लेके मारते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। आप नेचुरल हो, वही लेके जाओ, वही पॉसिबिलिटीज है। तो लिटरली आपको अपने ऊपर काम करना होगा, आप बहाने मत दो। डोंट फाइंड एक्सक्यूजेस एवरीवेयर कि आज मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि घर में शादी थी, आज मैं ये नहीं कर पाया क्योंकि घर में ये था। जिस दिन हम एक्सक्यूजेस को हटा देंगे ना, उस दिन लिटरली हम उस पाथ पे रन करने लगेंगे जो पाथ हमको चाहिए लाइफ में। हर्षद, नागदा के ऐसे कई यूथ है जो एनडीए का एग्जाम क्लियर करते हैं, सीडीएस का एग्जाम क्लियर करते हैं, एफकेट का एग्जाम क्लियर करते हैं और यूपीएससी का भी एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है एसएसबी इंटरव्यू की तो वो 3 दिन तक तो वहां पे रहते हैं, लेकिन चौथे और 5वें दिन के इंटरव्यू से पास आउट होना या फिर वहां से बाहर होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो क्या एक रणनीति रहती है कि वो पूरा उसको क्लियर कर ले? आपकी नजर के अंदर क्या लगता है? मैंने जैसे आपको बताया कि लिटरली देखा जाए अगर हम कहीं डालते हैं ना गूगल पे जी,
वर्ल्ड टफेस्ट इंटरव्यू, तो शायद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू आप सबसे टॉप पे जी, ढूंढोगे, जी। क्योंकि उसका प्रोसेस ऐसा है। आपको लगता है उसमें फिजिकल एक्टिविटीज तो होती नहीं है, आप फिजिकल स्टैमिना जरूरत नहीं, पर जरूरत है, क्योंकि जो टास्क करने होते हैं वो बहुत लिमिटेड टाइम में करने होते हैं। उसके बाद फिर आप दूसरे स्टेजेस देखोगे, तो उसमें हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा होना चाहिए। हम सोच, मैंने आपसे बोला आजकल हम जाते हैं कोचिंग में, उसके बाद हम मेकअप लगा लेते थोड़ा सा, कोचिंग वाले बेसिकली बता देते यही करना होता है, हम वही करते हैं। पर ऐसा क्यों? हम लिटरली वो वहां कर सकते हैं, उसके बाद प्रोफेशनल लाइफ में वही करेंगे क्या? नहीं ना। तो हमको खुद को वो चीजें अडॉप्ट करनी होंगी, वो क्वालिटीज हमें लानी होंगी। कुछ बेसिक अफसर लाइक क्वालिटीज है, जैसे हमको इनिशिएटिव लेना आना चाहिए। जैसे आज की जो हमारी जनता है या फिर जो यूथ है, बेसिकली लोग क्राउड फॉर्म में बहुत है, भेड़ चाल में बहुत है। कोई स्पीकर है, कोई स्पीकर बोल रहा है, उसने बोला है कि मैं आप आखिरी में डाउट पूछना, हम में से कोई डाउट नहीं पूछेगा अनटिल एंड अनलेस एक जना हाथ उठा के पूछेगा। तो वो इनिशिएटिव हम क्यों ना लें? हम क्यों हाथ उठा के डाउट पूछें? है, हमें सोशल एडेप्टेबिलिटी भी कम है, मतलब हम लोगों से मिल नहीं पाते, वार्तालाप नहीं कर पाते, पर क्यों? तो वो बेसिक क्वालिटीज हम सुधार दें, क्योंकि जैसा आपने बोला, तो हमारे एसएसबी में दो ही चीजें हैं, या तो आदमी पहले दिन बाहर हो जाएगा या 5वें दिन बाहर होगा। पहले दिन बाहर हो गया तो काम करने, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर 5वें दिन बाहर हो रहा है तो मतलब आप में कुछ ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, आपको कुछ ही पे काम करना है। तो आप 5 दिन जब अंदर रहते हो तो आप सीखते हो दूसरे लोगों से, वो लिटरली आपको बताते हैं कि आपको इसमें सुधार करना चाहिए, उसमें सुधार करना चाहिए, तो आप उसको अपने डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करो। आपको ये नहीं है कि आपको कोई एसआरटी सॉल्व करने को लिए, डब्ल्यूएटी सॉल्व करने को, आप केवल उसको जो है बस सॉल्व कर रहे हो। क्यों ना इंप्लीमेंट करी जाए उसको जिंदगी में, ताकि कभी वो एग्जांपल के तौर पे आप लिख लो ना उस एग्जाम में, क्योंकि वही एक पिक्चर है, आप और मैं बैठ के बात करें, यही पिक्चर वहां आती है जी। तो हम कुछ अलग ही स्टोरी बना देते हैं। यही स्टोरी बनाए ना कि भाई कोई आया था, उसने मोटिवेट किया, वही वीडियो बना, तो हम सेम वही जब लिटल स्टोरी ऐड कर पाएंगे, उसी पे काम करना होता है। हाँ, हमारे लोग बस एक होता है, एसएसबी का कॉल आ गया है, ठीक है 5 दिन है, 4 दिन तैयारी करेंगे चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। वो लाइफ लॉन्ग तैयारी, जब तक आपका हो नहीं जाता तब तक आपको तैयारी करनी चाहिए। एफर्ट्स तो आपको मारने पड़ेंगे। आप पहले दिन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, 5वें दिन नहीं हो रहे कोई बात नहीं, अपने प्रोसेस को तो ट्रस्ट करो, अपने अंदर विश्वास तो रखो। हमारे लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस की कमी। हम लोग बोलते हैं नहीं हो पाएगा यार, और उसमें तो खाली अफसर्स के बच्चे जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये मिथ, सबसे बड़ा मिथ है कि अफसर्स के बच्चे सेलेक्ट होते हैं। मैंने देखा बेसिकली 90% जो जिनकी फैमिली से कोई अफसर नहीं होता है, कोई सैलरी नहीं होता, वही लोग उसमें जाते हैं। मैंने लिटरली मेरे साथ में कोर्समेट्स देखे, सीनियर अफसर्स देखे। तो हमको हमारे पे काम करने की जरूरत है। देश में लोग बोलते हैं बेरोजगारी, बेरोजगारी नहीं, हम लोगों में काबिलियत की कमी, और लिटरली वही होता आ रहा है। तो हमको हमारे अंदर सुधार करने की शायद बहुत ज्यादा जरूरत है। और आप जो खुद हो, आपको खुद बता दो जी, वो तो आप 5वें दिन अपने आप रिकमेंड हो जाओगे। ये बेसिक सी नीड है। आप मेकअप लगा के गए हो, आप अपने आप को चेंज करके गए हो, और फिर आप अपने आप को प्रस्तुत करोगे, तो वही है। वो जो सीनियर अफसर्स बैठे हैं, वो आपके जैसे हर 5वें दिन 150 बच्चे देखते हैं, उनको पता है कि कौन क्या करने वाला है वहां पे। ये वाली बेसिक नीड है, तो मुझे लगता है हम लोगों को यहाँ काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में हर्षद चतुर्वेदी, जो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर कार्यरत है। और मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार नागदा से हर्षद ने एक सफलता पाई है, ऐसा ही कीर्तिमान नागदा के हर एक युवा रचे। इसके लिए हर्षद हमारे बीच में थे, जो इन्होंने अपना अनुभव, अपनी बातें आपको बताई। निश्चित रूप से ये हमारे यूथ के लिए कारगर साबित होगी, और हम शुभकामना देते हैं कि हर्षद अपने जीवन के अंदर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।